इससे ऊपर करना है मुझे ना। मैं डॉक्टर लोकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज टोंक। आज हम जिस संत के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ मैं आपको, वह है मलिक मोहम्मद जायसी। यह संत सूफी काव्य परंपरा का प्रमुख संत है और भक्ति काल में जो सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में निर्गुण भक्ति शाखा की प्रेम मार्गी शाखा जिसका है, उसका संस्थापक और उसके जनक भी मलिक मोहम्मद जायसी को कहा जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में, उनके जन्म, उनके जन्म स्थान, उनकी आदि, उनके बारे में बहुत सारी बातें हैं, हम आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। और उसी क्रम में मैं आपको बताता हूँ कि जायसी का जो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म है, हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्रयी काव्यधारा के कवि हैं। वे अत्यंत उच्च कोटि के सरल और उदार सूफी महात्मा थे। जायसी मलिक वंश के थे। उन्होंने सेनापति या प्रधानमंत्री को, जो मिस्र के जो सेनापति या प्रधानमंत्री थे, उनको मलिक कहा जाता था। वे दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश राज्यकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को मरवाने के लिए बहुत से मलिकों को नियुक्त किया था, जिसके कारण यह नाम उस काल से काफ़ी प्रचलित हो गया था। ईरान में मलिक जमींदारों को कहा जाता था और इनके पूर्वज वहाँ से आए थे, निगलाम प्रांत से आए थे और वहीं से इनके पूर्वजों की पदवी मलिक भी हुई थी। ये जायसी के वंश के बारे में है। और हिंदी की प्रसिद्ध कवि और संत मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म परिस्थिति जन्य प्रमाणों के आधार पर उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में जायस नाम कस्बे में 1466 ईस्वी में हुआ था। जायस का प्राचीन नाम उदयमान नगर था। यह उपनिषद काल के ऋषि उद्दालक आश्रम बना कर रहते थे। यहाँ पर प्राचीन काल में उदयमान नगर में, उपनिषद काल में तो इसका उद्दालक नामक एक ऋषि थे, वो यहाँ आश्रम बनाकर रहते थे। जायसी गृहस्थी थे और खेती करते थे। उनका झुकाव प्रारंभ से ही सूफी मत की ओर था। साथ ही उन्होंने हिंदू धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ऐसा माना जाता है कि एक दुर्घटना में उनके पुत्र की मृत्यु होने के कारण उन्हें गृहस्थ जीवन त्याग कर सूफी संत बन जाने का कारण उनका बना। इसका प्रभाव उनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। जायसी के ग्रंथों की संख्या 20 बताई जाती है, जिसमें से 5 ग्रंथ हमें मिलते हैं: पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा और चित्रलेख। इनमें पद्मावत सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य और प्रेमाख्यान है। जायसी के निधन के संबंध में दुखद प्रसंग मिलता है। कहते हैं अमेठी के राजा को उनकी काव्य प्रतिभा का पता चला तो वे सूफी संत को ससम्मान अपने यहाँ ले आए और मगरा के वन में रहने की व्यवस्था कर दी। जायसी ने एक बार राजा से कहा था कि मैं योग बल से पशुओं का रूप धारण कर सकता हूँ। जायसी के बारे में एक और बात कही जाती है, क्यों योग बल से मैं किसी भी पशु का रूप धारण कर सकता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। और राजा राम सिंह को उन्होंने ये बताया, जो रायबरेली के राजा जब थे, उन्हें बताया कि मेरी मृत्यु भी किसी आखेटक के द्वारा ही होनी है। और इस कारण से राजा राम सिंह ने जो वन क्षेत्र था जहाँ जायसी निवास करते थे, अमेठी के वन क्षेत्र में, आखेट को निषेध उनके द्वारा कर दिया गया। आखेट निषेध होने के पश्चात उस क्षेत्र में कोई आखेट अपना आखेट नहीं करता था और मृत्यु चूँकि सत्य है, इसलिए जायसी की मृत्यु आखेटक के द्वारा ही होनी थी। जायसी को जो जैसा कि पूर्व अनुमान था, इस बात की पुष्टि करने के लिए एक बार ऐसा किसी शिकारी ने बताया कि उन्हें बहुत बड़ा बाघ जंगल में दिखाई दिया और अपनी मृत्यु के भय से उस बाघ पर उसने गोली चला दी। और जब पास जाके देखा तो पता चला जायसी की मृत्यु उस आखेटक की गोली से हो चुकी है। इस बात के प्रमाण हमें कई साहित्य के अंदर माध्यम से मिलते हैं। जायसी का जो गुरु परंपरा के बारे में बात करते हैं, उनकी काव्य कृतियाँ जो थी, उनकी काव्य कृतियाँ 12 रचनाएँ थी। उनकी 12 रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्रलेखा आदि प्रमुख हैं। उनकी ख्याति का आधार पद्मावत ग्रंथ ही है, जिसमें पद्मिनी की प्रेम कथा को रोचक वर्णन हुआ है।
रतन सेन की पहली पत्नी नागमती के वियोग का अनूठा वर्णन है। इसकी भाषा अवधी है और इसकी रचना शैली पर आदिकाल के जैन कवियों की दोहा चौपाई पद्धति का प्रभाव रहता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मध्यकालीन कवियों की गिनती में जायसी की एक प्रमुख कवि के रूप में उन्होंने उसको स्थान दिया। डॉक्टर शिव कुमार मिश्र के अनुसार शुक्ल जी की दृष्टि जब जायसी के कवि प्रतिभा की ओर गई तो उन्होंने जायसी ग्रंथावली का संपादन करते हुए उन्हें प्रथम श्रेणी के कवि के रूप में पहचाना। इसके पहले जायसी को इस रूप में नहीं देखा गया और सराहा गया। इसके अनुसार यह स्वाभाविक ही लगता है कि जायसी की काव्य प्रतिभा उन्हें मध्यकाल के दिग्गज कवि गोस्वामी तुलसीदास के स्तर की लगती है। इसी कारण से उन्हें तुलसी के समक्ष जायसी से बड़ा कवि नहीं दिखा। शुक्ल जी के अनुसार जायसी का क्षेत्र तुलसी की अपेक्षा परिमित है। वह परिवेदना, प्रेम वेदना अत्यंत उनकी गूढ़ है। जायसी के बारे में ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि उनके काव्य में उन्हें बहुत अधिक स्थान मिला है। जायसी जो संत थे उनकी काव्य गुरु परंपरा भी रही। गुरु परंपरा के बारे में हम जब जाने कि उनके कौन गुरु थे तो जायसी ने अपनी कुछ रचनाओं में अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। उनका कहना है कि सैयद अशरफ जो एक प्रिय संत थे मेरे लिए उज्जवल पंथ के प्रदर्शक बने और उन्होंने प्रेम का दीपक जलाकर मेरे हृदय को निर्मल कर दिया। उनका चेला बन जाने पर मैंने अपने पाप के खारे समुद्री जल को उन्हीं की नाव द्वारा पार कर गया और मुझे उनकी सहायता से घाट मिल गया। वे जहांगीरी चिश्ती चांद जैसे निष्कलंक थे, संसार के मुकद्दम स्वामी थे वे, और मैं उन्हीं के घर का सेवक हूँ। सैयद अशरफ जहांगीरी सईदी वंश में निर्मल रत्न जैसे हाजी हुए और उनके अनंतर शेख मुबारक और शेख कलाम हुए। 4 मित्रों का वर्णन जायसी के काव्य में प्रमुखता मिलता है। उनका नाम भी हम यहाँ लिए बिना नहीं रह सकते। जायसी ने पद्मावत 22 में पद में अपने 4 मित्रों की चर्चा की है, जिसमें से यूसुफ मलिक को पंडित और ज्ञानी कहा है। सालार एवं मियाँ सलोने की युद्ध प्रियता और वीरता का उल्लेख किया है और बड़े शेख को भारी सिद्ध कहकर स्मरण किया है और कहा है कि ये चारों मित्र उनसे मिलकर एक चिन्ह हो गए हैं, परंतु उनके पूर्वजों और वंशजों की भांति इन लोगों का भी कोई प्रामाणिक परिचय उपलब्ध नहीं है। जायसी की मृत्यु के पहले बारे में मैं आपको पूर्व में जानकारी दे चुका हूँ। धन्यवाद। हम मलिक मोहम्मद जायसी पर अगला जो अपना चैप्टर होगा उसमें हम चर्चा करेंगे, जब आप इसके बारे में मलिक मोहम्मद जायसी के जीवन परिचय पर अपनी प्रश्नावली तैयार करें। थैंक्स।